हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर की सूडो प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप जानते हैं बिहार में बीपीएससी की तरफ से आईटीआई प्रिंसिपल की वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एक बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि एक डाउट है जो वो लोग बार बार हमसे पूछते हैं कि सर इसमें एक्सपीरियंस किस चीज़ का वैलिड होगा। आप जानते हैं टोटल अगर 150 नंबर आपका जो रिटर्न एग्जाम है और प्लस 100 नंबर जो आपका जिसके अंदर आपका 30 नंबर का इंटरव्यू है, 40% आपका बीटेक का है, 20% आपका एमटेक का है और 10%, 10 नंबर है, 10% कहूँ मैं, आपका किसका है, से एक्सपीरियंस का है, ठीक है, एक्सपीरियंस का है। तो ये जो एक्सपीरियंस का है, ये जो 10 नंबर आपके मिलने वाले हैं, ये किस सेक्टर का एक्सपीरियंस चाहिए और कितना एक्सपीरियंस चाहिए। कुछ लोग मैसेज करते हैं सर मैं आईटी सेक्टर में हूँ, मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, क्या वो एक्सपीरियंस वैलिड होगा कि नहीं होगा। तो आज थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करेंगे। आपके सामने मैंने बिहार का जो अभी बीपीएससी का नोटिफिकेशन है वो ओपन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पास आप देख सकते हैं कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव, ठीक है। 10 अंक का है आपका, 10 नंबर आपको इसके अंदर मिलेंगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। पहला पॉइंट पढ़िए, इसके अंदर क्या लिखा है। न्यूनतम शैक्षणिक अथवा विशिष्ट योग्यता एमटेक के अलावा यदि ऐसे कारखाना जिसमें न्यूनतम कार्यबल 400 हो, मतलब अगर आपके पास आप जो आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास है उसके अतिरिक्त आप किसी ऐसे फैक्ट्री या ऐसे इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं जहां पर मिनिमम जो वर्कर्स हैं, ठीक है, मिनिमम स्टाफ जिसको बोल सकते हैं, वो 400 होने चाहिए। 400 से अगर अधिक स्टाफ हैं और आपको वहां से 1 वर्ष से अधिक का अनुभव, 1 वर्ष या 1 वर्ष का अनुभव है, तो आपको 5 अंक मिलेंगे। अब मान लीजिए उसके अंदर 2 वर्ष का है तो 10 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पास ऐसे है कि यहाँ पास जो कारखाना वर्ड यूज किया गया है, ये किसी भी कारखाना की बात हो सकती है, बस वहां पास आपके पास 400 से अधिक स्टाफ होना चाहिए उस कारखाना के अंदर। अब इस बहुत सारे लोग जैसे अलग अलग सेक्टर के अंदर काम करते हैं, तो वो भी एक प्रकार कारखाना के अंदर ही आता है, ठीक है। तो अगर आपके पास उस स्टाफ उसके अंदर मतलब आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है और उसके अंदर 400 से अधिक स्टाफ हैं, तो आपका अगर 1 साल से अधिक हो चुका है तो आपको 5 अंक आपके कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। और अगर 2 साल हो गए हैं तो आपके 10 अंक मिल जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, जो अलग अलग सेक्टर के बारे में पूछते हैं तो बिल्कुल ये चीज आपकी वैलिड होगी, ठीक है। दूसरी अगर बात करते हैं अपन, न्यूनतम शैक्षणिक अथवा विशिष्ट योग्यता एमटेक के अलावा मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों में 1 वर्ष का अनुभव। अब देखिए यहाँ पास टीचिंग का अनुभव भी लिया जा रहा है। मान लीजिए आपने टीचिंग का एक्सपीरियंस है आपको, ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण, अब यहाँ पास लिखा है साफ साफ मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थान, यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी भी वैलिड होंगे। यहाँ पास प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने वाले जो लेक्चरर हैं वो भी, उनका भी एक्सपीरियंस वैलिड होगा। गवर्नमेंट के अंदर जो ऑलरेडी वो तो ऑलरेडी वैलिड ही होंगे, ठीक है। तो ये सभी प्रकार के यहाँ पास बात आ जाती है, ठीक है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थान में अगर आप पढ़ा रहे हैं, अब 1 साल से अधिक हो चुका है, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। बट इसमें एक पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट ये कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है ये तभी काउंट होगा जब आपके पास एमटेक हो, ठीक है। मतलब आप एमटेक के बाद अगर टीचिंग कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, अदरवाइज टीचिंग का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। यहाँ पास आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव का विहित, ये सॉरी ये नहीं है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। हाँ, यहाँ पास लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़िए। शिक्षण अनुभव एमटेक के बाद का मान होगा, साफ साफ लिखा है, देखिए शिक्षण का जो अनुभव एमटेक के बाद का मान होगा, तथा कार्य अनुभव न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा डिग्री इन इंजीनियरिंग एवं समकक्ष के उपरांत भी मान होगा। मतलब ये कि आप जो कार्य वाला यानी कि किसी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपके पास अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक है और फिर आपने जॉब शुरू कर दी है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका 10 नंबर एक्सपीरियंस का मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप टीचिंग कर रहे हैं और आपके पास बीटेक है, ठीक है, आपके पास बीटेक है और आप टीचिंग करना शुरू कर दिए किसी भी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थान में, तो आपको आपके एक्सपीरियंस का कोई नंबर काउंट नहीं होगा, क्योंकि टीचिंग का एक्सपीरियंस तभी काउंट होगा जब आप एमटेक के बाद पढ़ाना शुरू किए होंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है जो आपको याद रखने। इसके बाद आप यहाँ पास देख सकते हैं, मान लीजिए आपको 1 वर्ष से कम का अनुभव है, मान लीजिए 364 दिन का ही अनुभव है, 363 का है, तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। मिनिमम आपको 1 वर्ष या 365 दिन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इससे अधिक है तो भी 1 साल का होगा, अगर 2 साल पूरे पूरे हैं तब जाके आपको 2 साल के अनुभव काउंट होगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई है। प्रतिवर्ष किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थान में शिक्षण कार्य अनुभव केवल 5 अंक मिलेंगे और अधिकतम 2 वर्ष हेतु 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं सर मान लीजिए कि 2 वर्ष पढ़ाया हुआ भी है, ठीक है, टीचिंग भी की है और इसके बाद 2 वर्ष जा करके आपका इंडस्ट्री में काम कर लिया, तो क्या मेरे को 20 अंक मिलेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको कुल मिला के अधिकतम 10 अंक ही मिलेंगे, आप चाहे जितने साल का एक्सपीरियंस हो अलग अलग सेक्टर को, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 वर्ष का ही एक्सपीरियंस यहाँ पास काउंट हो रहा है और आपको अधिकतम 10 अंक ही मिल रहे हैं। तो अब इसके अंदर कौन कौन से एक्सपीरियंस आगे मैं एक बार आपको थोड़ा सा समअप कर दूं, तो एक्सपीरियंस मतलब आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, चूंकि आपकी ब्रांच कोई भी हो सकती है, बस इंजीनियरिंग की कोई स्पेसिफिक ब्रांच के बारे में जिक्र नहीं किया गया है,
मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच और अपनी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप सीएस ब्रांच हो, आप किसी आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप ऐसे और आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है, जो आप अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो। बस वहां पास एक क्राइटेरिया कि जो आपका वहां पास स्टाफ है वो 400 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपका एक्सपीरियंस वैलिड होगा। 1 साल से अधिक का है, मतलब 1 साल का है तो 5 अंक, 2 साल का है तो 10 अंक, ठीक है। ये क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। टीचिंग वाला अनुभव तभी वैलिड होगा जब एमटेक किया हो। टीचिंग सभी प्राइवेट, गवर्नमेंट, मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थान के अंदर आपने किया है तो आपका वैलिड होगा, बस एमटेक के बाद होना चाहिए। तो 2 चीजें आपको एक्सपीरियंस वाली चीजें कंफर्म होगी, अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट पूछते हैं मैसेज करके सर कौन सा है, तो ये आपका वैलिड होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा कि बहुत सारे एस्पिरेंट अब क्या है इसके अंदर, जॉब वाले एस्पिरेंट, जैसे अपन एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, जो बहुत सारे एस्पिरेंट है जॉब वाले हैं, उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, आज हमारा टाइटल ये भी था, ठीक है। जो जॉब वाले एस्पिरेंट्स है उनके पास थोड़ा सा टाइम की लिमिटेशन होती है, तो वो लोग अभी तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर अभी बात करेंगे। अभी देखिए जो जॉब वाले एक्सपीरियंस है उनके लिए अगर मैं बात करता हूँ, आप अगर 12 घंटे की भी शिफ्ट करते हो ना, एक तो 12 घंटे की मान लेता हूँ 8 से 9 घंटे 10 घंटे की आपकी शिफ्ट होगी, अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे भी निकाल पा रहे हैं, ठीक है, तो भी आप इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बस ये 3 से 4 घंटे आपके रेगुलर होने चाहिए, ठीक है, रेगुलर होने चाहिए। रेगुलर का मतलब है कि आपको रोज पढ़ना है। अब चूंकि हफ्ते में जानते हैं आप 6 दिन काम करते हैं, एक दिन आपका रेस्ट होता है, वो संडे का दिन आप इसको 3 से 4 घंटे बढ़ा करके इसको 5 से 6 घंटे कर दीजिए, ठीक है। संडे के दिन जो आपका वीकेंड होता है उसको आपको बढ़ा करके यहाँ पास क्या कर देना है, संडे को या जिस भी दिन आपका वीकेंड होता है उसको थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ा देना है, ताकि आप उस दिन जो भी आपने पढ़ा है उसकी या तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर पाए या उसको एक बार रिवाइज कर पाए, उसको सम अप कर पाए जो आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज आपको हेल्प करेगी। तो इस तरीके से अपना शेड्यूल बना सकते हैं, 3 से 4 घंटे रोज पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। जो क्लासेस आप जहां से पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से अटेंड करनी है। अपने प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो आपको जहां पढ़ रहे हैं वहां पर आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड भी किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको रेगुलर तरीके से पढ़ना है। एक चीज इसके अंदर बस रेगुलर बन के रखना है, 3 से 4 घंटे अगर आप रेगुलर रह गए ना, आराम से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट ने किया है, अभी एमपीपीएससी के अंदर वैकेंसी आई थी प्रिंसिपल की, बहुत सारे एस्पिरेंट जॉब वाले ही सेलेक्ट हुए वहां पे, फ्रेशर बल्कि और कम सेलेक्ट हुए, ठीक है। तो आप क्योंकि जो होता है ना ऐसे बोलते हैं जिसके पास ज्यादा काम होता है वो किसी काम को और बड़ी सीरियसली करता है, जिसके पास केवल पढ़ना है वो और थोड़ा सा लापरवाही करता है पढ़ाई में, ठीक है। तो आप लोग के पास चूंकि जॉब कर रहे हो, 3-4 घंटे आप आराम से रेगुलर निकालिए, रेगुलर पढ़िए, और जिस दिन संडे हो, छुट्टी हो, वीकेंड हो आपका जिस भी दिन, उस दिन थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए, 5 से 6 घंटे पढ़ लीजिए। फिर जब आपका पेपर आ जाए, अभी चूंकि अभी बात करते हैं अपन, अभी आपका फॉर्म फिलअप होगा अप्रैल तक, ठीक है। अप्रैल तो आपका फॉर्म फिलअप पे चला जाएगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप पे आपका अप्रैल निकल जाएगा, आधा अप्रैल तो खत्म ही हो जाएगा। फिर इसके बाद मई, जून और जुलाई, मैक्सिमम संभावना है कि एग्जाम आपका अगर बहुत जल्दी होता है तो जून लास्ट में या जुलाई के अंदर होगा, डिले होगा तो उससे आगे भी जा सकता हो। तो आप ये मान सकते हो कि आपके पास कम से कम आपके पास 100 दिन का समय तो है ही है, उससे कम पे तो नहीं, क्योंकि अभी अप्रैल पूरा बचा है, अभी मार्च ही पूरा बचा हुआ है, 20 दिन मार्च है, ठीक है। अप्रैल पूरा 30 दिन हो गया, फिर इसके बाद मई है, ठीक है, तो 60 और 20 80 हो गया, फिर जून का पार्ट, माने मिनिमम आपके पास 100 दिन का समय तो यहाँ पास बचा हुआ है, कम से कम बता रहा हूँ, इससे पहले एग्जाम नहीं हो सकता, ठीक है। 100 डेज आपके पास तो मिनिमम बचे हुए हैं। तो ये अगर अपन इतना भी मान के चले तो भी आप आसानी से अपना सिलेबस फिनिश कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पास क्योंकि इसकी जो कंप्लीट सिलेबस लगभग 500 घंटे के आसपास जा रहा है, तो इतना आप इजिली इसको फिनिश कर सकते हो। जब आपका एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाए, ठीक है, जब आपकी एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाए, मान लीजिए आपका एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाता है कि आपका जून के अंदर है, तो आप उससे जस्ट 25 दिन 30 दिन पहले या 20 से 25 दिन पहले अपना क्या ले लीजिए, लीव लगा दीजिए, और आप वहां पास अपनी छुट्टी ले लीजिए, ठीक है, लीव लगा करके। क्योंकि वो लास्ट टाइम पे 1 महीने क्या करना है आपको, बहुत सारे एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज और जो आपने पढ़ा है 3-3 4-4 घंटे रोटेशन बना करके इनको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये जॉब वालों के लिए सबसे बेस्ट टाइम है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है उस टाइम पे जब आपका एग्जाम डेट आ जाए, तो बिफोर 30 डेज या बिफोर 25 डेज, 30 डेज ले लें तो बेहतर है। 1 महीने की लीव ले ले आप वहां पास, अगर किसी को नहीं मिल पा रही तो 10 से 15 दिन का लीव ले लो, वही बढ़िया है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अपना टाइम को इंक्रीज करते जाए, टाइम को बस अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है आपको, आसानी से आप ही क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 दिन पहले अगर आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो 15 से 20 दिन पहले भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ले करके और आप उस टाइम पे जो भी आपने कंटेंट पढ़ा उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें, ठीक है। उस टाइम पर आप एमसीक्यूज खूब सारे प्रैक्टिस कर लें, और उस टाइम पर आप अपनी टेस्ट सीरीज लगा लें, ठीक है। उस टाइम पर आप अपनी टेस्ट सीरीज लगा लें, ये 3 काम उस टाइम पे आप कर लेंगे, आसानी से आपका सारा कंटेंट कवर हो जाएगा, समराइज हो जाएगा जो आपने 3 से 4 महीने में पढ़ा होगा, ठीक है। और अच्छे तरीके से आप जाकर के अपने कंटेंट को एग्जाम में डिलीवर कर पाएंगे। ये 3 चीज आपको करनी है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि अभी एक चीज जरूर करिएगा कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी जो है टाइम कम है और वैकेंसी आ चुकी है, तो 3 से 4 घंटे एटलीस्ट जितना जल्दी हो सके ये पढ़ना शुरू कर दीजिए। पहला स्टेप ये करना है आपको, 3 से 4 घंटे रेगुलर अपनी क्लासेस देखिए,
इसके बाद जिस भी दिन आपका वीकेंड हो, वीकेंड के दिन 5 से 6 घंटे जो आपने वीकेंड में पढ़ा पूरे एक वीक के अंदर, उसको आप प्रॉपर वे के अंदर रिवाइज कीजिए। ठीक है, उसको आपको प्रॉपर वे के अंदर रिवाइज करना है। फिर जब आपका एग्जाम डेट अनाउंस हो जाए, उसके कोशिश कीजिए 1 महीना पहले अगर छुट्टी मिल जाती है। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जहाँ भी अगर जॉब कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके सामने ये उससे बेहतर जॉब है जो आपकी बीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल क्या ही जहाँ अभी आप जॉब कर रहे हैं, तभी आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप इससे बेहतर जॉब में ऑलरेडी हैं तो आप तो प्रिपरेशन करेंगे भी नहीं। ये बात मान लीजिए कि अगर आप इस एग्जाम के अंदर एक पोस्ट अपना चाहते हैं तो आपको अपना कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ेगा, जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जॉब निश्चित तौर पर बहुत अच्छी है। यकीन मानिए अभी आईटीआई प्रिंसिपल के एमपी के अंदर आई है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत अच्छी जॉब के अंदर है, वो छोड़ छोड़ करके या रेस्ट लेकर के या लीव लेकर के अपनी तैयारी इस बार की और वो सब सभी सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये जॉब बहुत बढ़िया है। आप ये कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल जॉब है, गजेटेड पोस्ट है और टाइमली आपको यहाँ पर सारी चीज़ें सुविधाएं मिलती हैं। ये बहुत बढ़िया जॉब है एक, अगर आप थोड़ा सा ऑफिशियल जॉब सर्च कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और बढ़िया टाइम है भी। जितना जल्दी आप शुरू कर देंगे उतना अच्छा एडवांटेज आपको मिलेगा आगे चल के। तो आप जैसे एग्जाम डेट अनाउंस हो जाए उसके कोशिश कीजिए 30 दिन पहले ले लें, थोड़ा क्या 1 महीने का टाइम मिल जाएगा। 6-7 घंटे पढ़ेंगे तो जो 200 घंटे आपको लास्ट टाइम पे मिलेंगे वो सारा कंटेंट समराइज करने के लिए, और उसको आप बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। ये लास्ट टाइम पे बहुत अच्छा पिकअप देगा आपको। ठीक है, और साथ में अगर उससे पहले नहीं मिल पा रहा, थोड़ा थोड़ा अपना टाइम डेली डेली बढ़ाते जाइए। ठीक है, 3-4 घंटे शुरू कीजिए, वीकेंड में 5-6 घंटे कर लीजिए, बीच बीच में जो भी आपको लीव मिल रहे हैं उसमें लेकर के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, 3-4 महीने थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, घूमने भागने थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, फिर तभी इसके अंदर कुछ कुछ हो सकता है। इसके बाद ये आपको बता दिया रिवाइज करना है लास्ट टाइम पे, एमसीक्यूज लगाने और टेस्ट सीरीज लगानी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं। अब बात आती है कि सर देखिए ऐसा है, ये 3-4 घंटे के लिए हमको एक ऐसा कंटेंट चाहिए जो कंसाइज वे के अंदर मिल जाए, क्योंकि 3-4 घंटे आपको पढ़ना है। अगर आप मान लीजिए सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको तो पहले कंटेंट ढूंढना पड़ेगा कि पढ़ूं कहाँ से मैं। ठीक है, पहला पॉइंट आएगा भाई पढ़ूं क्या और क्या पढ़ूं, कितना रिसर्च करके पढ़ूं, क्योंकि पढ़ना भी आपको एक लिमिटेड वे के अंदर है, एकदम एक्यूरेट पढ़ना है, कंटेंट सही तरीका का होना चाहिए आपका। तो वो आपको कहाँ से पढ़ना है, तो मैं कहूँगा आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले। और आप जानते हैं इस टाइम पर इस एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट डिकोडर से बेहतर प्लेटफॉर्म और कुछ नहीं है। बहुत एक्सपर्ट फैकल्टीज, इंडिया की शानदार फैकल्टी आपको इस एग्जाम के अंदर पढ़ा रही है। ठीक है, तो आप ये वाला बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ ज्वाइन करते हैं तो आपको मैं एक बार टाइमिंग भी दिखा देता हूँ, किस तरीके की टाइमिंग है क्लास की। आप कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट डिकोडर। ठीक है, मैं नहीं कहता आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं निश्चित तौर पर, भाई कि आपके पास उतना समय है नहीं। ठीक है, आज के टाइम पे आपके पास एक लिमिटेड टाइम है और उस टाइम पर अगर आप कंटेंट की रिसर्च पे टाइम देंगे तो निश्चित तौर पर आपका समय और ज्यादा जाया जाएगा। उसको आप बल्कि क्या करेंगे, उस जो टाइम आपका बच रहा है उसको आप समय दे सकते हैं अपने कंटेंट को और बेहतर करने में और अच्छे तरीके से मजबूत करने में। ठीक है, तो वो आपका समय बचेगा वहां पास। मैं कहूंगा कि आप एक बार कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप पर चले जाइएगा, वहां पर हमारे इस तरीके का चाणक्य बैच का बैनर दिख जाएगा। ये कंप्लीट कोर्स है जनरल इंजीनियरिंग प्लस एप्टीट्यूड, जो भी आपका सिलेबस आईटीआई प्रिंसिपल का, उसके अंदर जो भी चीजें आनी है, ठीक है, वो सारी चीजें इस बैच के अंदर कवर होंगी रिटन एग्जाम के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स बनाने की झंझट आपको नहीं करनी इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि आपको क्या क्या, आप मान लीजिए आपके पास केवल 3 घंटे का समय, आपने अपने मोबाइल को ओपन किया, लैपटॉप को ओपन किया, क्लास चालू करी और जो पीपीटी बनी हुई है या पीपीटी आपको मिल जाती है, आपने समय देखा, पीपीटी ओपन कर लिया सामने और पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ा, उस पीपीटी आपको मिल गई, उससे आपने रिवाइज कर लिया, तो आपका समय बहुत ज्यादा बच गया। एक्यूरेट टाइम पर आपने जितनी क्लास कराएगी उतना कवर कर लिया। टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जब फाइनली आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा, प्रैक्टिस सेशन भी हमारे द्वारा कराया जाएगा। मतलब आप लोग के लिए कंप्लीट कॉम्बो है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस ज्वाइन करके डेली का डेली आपको पढ़ते जाना, जितनी क्लासेस यहाँ पास हो रही हैं उस पर आपको रिजिड रहना है, क्लासेस मिस नहीं हो, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, तो आपको डेली की डेली क्लासेस अटेंड करनी है। मान लीजिए एक आध दिन मिस हो जाती है आपकी क्लास किसी कारण बस, तो रिकॉर्डेड अपडेट हो जाती है, उसे देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं। मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। एक बार मैं आपको लाइव क्लास की टाइमिंग भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जॉब वाले होते हैं, जॉब वाले के लिए अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो शाम कुछ 5-6 बजे फ्री होते हैं। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है 6-7 बजे फ्री होते हो, तो उन्हीं हिसाब से पूरा टाइम टेबल बनाया गया आपकी क्लासेस का। अभी आप हम जानते हैं हमारी 3 घंटे की क्लास पर डे चल रही है इस टाइम पर, जिसमें हमारे सिविल इंजीनियरिंग की क्लास जो है तो पीयूष सर ले रहे हैं। ठीक है, ये शाम को 7 से 8 बजे चलती है। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग की क्लास के अंदर जो सिविल वाला पोर्सन है। दूसरी अगर बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये भारत सर ले रहे हैं। ठीक है, ये शाम को 8 से 9 बजे रोज चलती है, रात को 8 से 9 बजे। और तीसरी आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो उत्तम सर ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारी शाम को 6 से 7 होती है। अब मान लीजिए हो सकता है आप शाम को 7 बजे फ्री होते हो, ठीक है, तो आपकी एक क्लास मान लीजिए मैकेनिकल वाली मिस हो जाती है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये मैकेनिकल वाली क्लास आपके एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगी, कॉन्सेप्ट डिकोडर के एप्लीकेशन पर अपने फोल्डर पे जाएंगे तो वहां पर अपलोड हो जाएगी। जब आप ये 2 क्लास लाइव अटेंड कर लें तो तीसरी जाकर रिकॉर्डेड देख लें, या अगर आप 6 बजे फ्री हो जाते हैं तो आप तीनों क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इस तरीके से अपना शेड्यूल बना लीजिए।
अब बात आती है सर नॉन टेक का क्या। देखिए नॉन टेक का भी हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, जो आपका जीए वाला पार्ट है, जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, इसके अंदर मैथ और रीजनिंग आएगी, ये भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। इनकी भी टाइमिंग शाम को ही रहेगी, ठीक है, इनकी भी टाइमिंग आपको शाम को रहेगी। पर जब तक ये हम स्टार्ट ना करने का रीजन ये कि हम लोग ये सिलेबस तब तक एक आध सब्जेक्ट फिनिश कर चुके होंगे, तो मैकेनिकल फिनिश हो जाएगा या इलेक्ट्रिकल फिनिश हो जाएगा तब तक, ठीक है, तब जाकर के आप जनरल एप्टीट्यूड वाला उसी के साथ आपका शिफ्ट हो जाएगा उसी की जगह पे, ठीक है। तो इस तरीके से साथ साथ भी होगा, तो मान लीजिए 3 घंटे चल रहे हैं तो 3 से 4 घंटे हो जाएगी आपकी क्लासेस। तो आपको दिन में 3 से 4 घंटे क्लासेस देखनी है, प्रॉपर वे के अंदर अपना टाइम आप बना सकते हैं, आपके सामने शेड्यूल्ड है। अगर ये जनरल एप्टीट्यूड की क्लास होती भी है तो 9 से 10 के बीच में होगी रात में, तो आप इसको भी लाइव अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि लाइव पढ़ने में ही मजा आता है, आप सामने चल के अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। तो ये भी रात के अंदर होगी, तो आपको रात रात को आपकी सारी क्लासेस कवर हो जाएंगी। आप जो पीपीटी यहाँ पे मिलेगी अपने ऑफिस के दौरान चले जाइए, पीपीटी को व्हाट्सएप पे रख लीजिए या पीडीएफ रख लीजिए, एक बार देखते रहिए, रिवीजन भी होता जाएगा। तो जो जॉब वाले एस्पिरेंट उनके लिए यही बेस्ट तरीका है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने का। क्योंकि देखो यार, आप अभी जिस जॉब के अंदर हो, अगर आप उससे बेहतर तक जगह पर पहुंचना चाहते हो, थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा तो आपको पुश करना पड़ेगा अपने आप को, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप जहां पर है वहीं पर रह जाएंगे और एक मलाल रह जाएगा जिंदगी में, कितनी अच्छी वैकेंसी आई, मैं कर सकता था, कर नहीं पाया। तो इस समय अच्छा है, जितनी जल्दी शुरू कर दे उतना बेहतर होगा और उतना आसान होगा आपको ये कंटेंट कवर करना, क्योंकि जैसे टाइम बीतता जाएगा आपके ऊपर एक कंटेंट का ओवरलोड बढ़ता जाएगा और बाद में आपको अंदर से भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्या मैं इसे कर सकता हूँ, टाइम कम बचा है, ये है वो है। तो ठीक है, अभी आपके पास बेहतर समय, अभी आपके पास लगभग 100 दिन का समय मिनिमम है, इससे तो खैर ज्यादा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी आपको आसानी से सिलेबस कवर करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये आप बैच एक बार देख लीजिए, इससे अच्छा कंटेंट मुझे नहीं लगता कभी आपको मिलेगा। बहुत शानदार हम फैकल्टी लेकर के आए हैं आपके लिए, डेडिकेटेड बैच है हमारा, इससे बेहतर आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। और जो लोग एई की तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए भी एक ऑफर है इस टाइम पे कि भाई वो लोग एई और इसका दोनों का कॉम्बो बैच ले सकते हैं, क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग सेम है आपकी, नॉन टेक जो आपका टेक्निकल पोर्शन है और उसके अतिरिक्त भी वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप चले जाइएगा कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप के अंदर, ठीक है, कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप के अंदर, और वहां पर आपको जो है तो ठीक है चाणक्य बैच दिख जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर अगर आपको और कोई डाउट हो रहा है तो ये नंबर है हमारे, इन नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है, 7999720833 या 9340888429, ठीक है, नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा। जो भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट होगा वो भी आपको यहाँ पास इन नंबर पे कॉल करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आप एक बार कर सकते हैं, ओके। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ गई हैं। आज की वीडियो का टॉपिक यही था। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तैयारी करते रहिए। बता रहा हूँ ये वैकेंसीज बार बार नहीं आती हैं, ये बहुत शानदार भर्ती आई है आप सभी के लिए, बिहार के खासकर एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा समय है तैयारी का, ठीक है। और 76 पोस्ट ठीक ठाक वैकेंसी है ना, अगर आप देखें बिहार के हिसाब से 76 पोस्ट ठीक है, वो भी आईटीआई प्रिंसिपल जैसी वैकेंसी है, तो आपको निश्चित तौर पर एफर्ट इस बार जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज एमपी में भी क्या हुआ, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे ही हम बोलते रहे, वो तैयारी नहीं किए, अब जिनका सिलेक्शन, जिन्होंने तैयारी करी उनका हो गया, अब जो नहीं कर पाए यही पूछते सर क्या दोबारा नहीं आएगी ये वैकेंसी। मैंने बता दिया भैया 22 साल बाद ऑलरेडी एमपी में आई थी, अब दोबारा 22 साल इंतजार करो, तब तक आप ओवर एज हो जाओगे, समझ रहे ना। तो एक बार अवसर चूकने के बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, अभी आपके हाथ में है। एमपी वालों के हाथ से तो जो लोग नहीं कर पाए उनके हाथ से निकल गया, आप लोगों के हाथ में है, ठीक है। जितने बिहार के एस्पिरेंट्स है ना, वो लोग जी जान लगा दीजिए, इस बार ये वैकेंसी आपके हाथ से छूटनी नहीं चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ गई। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अगर इसके अतिरिक्त भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है, अपने उस बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।